नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को हम रिवीजन करने वाले हैं। सारे चैप्टरों को रिवीजन जो आप थंबनेल में देख के आए हैं, उस सारे चैप्टरों का इसमें हम संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, यह जापान क्या है? अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों, यह 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद डैश है। तो दोस्तों, यह 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य उनका नाम चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, यह 2 वर्षों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का सदस्य अस्थायी सदस्य है? तो दोस्तों, यह कौन सा है? तो यह फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस से है। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तो दोस्तों 10 सदस्य हैं। कितने? 10 सदस्य हैं। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया है। इसका ये कथन क्या है? तो दोस्तों, यह डैग हैमरकॉल्ड है। क्या? डैग हैमरकॉल्ड। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग से में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन डैग हैमरकॉल्ड स्कॉट का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल सन 1953 से 1963 तक था। वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। निम्नलिखित में किसका कथन है? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया गया। इसका किसका कथन है? तो दोस्तों, यहाँ पे डैग हैमरकॉल्ड का है। किसका? डैग हैमरकॉल्ड का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना डैश देशों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो दोस्तों, यह 51 कितना? 51 संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना अक्टूबर 1954 में 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों के हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। आपसे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की संस्थापक स्थापना राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस में उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। तो दोस्तों, यह 1945। कब? 1945 में। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन की कौन सा निकाय प्रक्षेप में रूप में मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो दोस्तों, यह है यूएनएफपीए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका मिशन एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां प्रत्येक गर्भावस्था मनचाहे हर प्रसव सुरक्षित रहे हो और हर युवा की प्रतिभा पूर्ण रूप से विकसित हो। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की माता पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से अपने बच्चों की संख्या और अंतर निर्धारित करने का विशेष अधिकार होना चाहिए। अगला, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस। इस समय में 193 देश हैं इसके सदस्य।
नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये टोक्यो जापान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1975 ईस्वी में हुआ। यह क्षेत्र शोध व प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जापान में स्थित है। कहाँ पे? जापान में स्थित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। तो दोस्तों यह कौन सी है? तो यूएनडीपी। कौन सा है? यूएनडीपी। अगला बात करते हैं, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1937 में पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 और 22 के लिए क्रमशः 50, 56वां व 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यिक दामोदर मौजी को दिए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता या जी शंकर कुरुप है। कौन है? जी शंकर कुरुप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। 1982 तक यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल कृति पर प्रदान किया जाता था, लेकिन बाद में यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा लिखता है, यह पुरस्कार उसको लिए योग्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की किसकी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये उर्वशी के लिए। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं रामरथी, परशुराम की परीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकर, कुरुक्षेत्र, सीपी और शंख हीरे का हरि नाम के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ डैश की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो दोस्तों यह सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ न्याय और द्वारा दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु किसी एक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए प्रतिशत पत्र एवं श्रावस्ती बागदेवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार से। तो निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता? तो दोस्तों यह सत्यजीत रे। कौन जीता? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का फिल्म निर्देशन के लिए 1982 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया। साहित्य जी रे को 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में सत्यजीत रे को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑस्कर अवार्ड एवं फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा का मेजबानी करता है? तो दोस्तों यह USA करता है। कौन? USA संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार की मेजबानी करता है। इनमें से किस वर्ष
रहमान ने 2 बार ऑस्कर जीते? तो दोस्तों 2009 में, कब 2009 में संगीतकार रहमान ने स्लाइमडगार मिलेनियर के लिए 2009 में 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीते। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया। रहमान भारतीय फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। नेक्स्ट, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों यह लगान थी। कौन थी? लगान। ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म लगान 2001 में अभी तक भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित 3 फिल्में महबूब खान कृत मदर इंडिया 1957 में, मीर नायर की सलाम बॉम्बे 1928 तथा आशुतोष गावेरी को निर्देशन लागन 2001। भानु अथैया ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। बाद में सत्यजीत रे को विशेष ऑस्कार से सम्मानित किया गया। आगे, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो दोस्तों ये कर्मा फिल्म के लिए। कौन सी? कर्मा फिल्म के लिए। अब बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के के लिए। एक क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या किससे संबंधित? तो ये वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल से। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2021 में थीम आई लव गौरैया स्पैरो था। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। किस तारीख को, तिथि को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 10 अगस्त को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व लायन डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित की गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहली हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगला, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत हेरिटेज दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के जागरूकता के लिए लाना है। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इतनी तारीख आपको ध्यान में रखना है। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत का संविधान डे यह हम मनाते हैं 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? तो पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिका सेनेटर जोराल्ड नेशनल ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
अगर हम बात करें कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो कुष्ठ रोधी दिवस दोस्तों 30 जनवरी 2016 से मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम सन 1955 में किया गया। 2016 में यह दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अगला, भारत में राष्ट्रीय अनुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय अनुशासन दिवस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस या 3 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वहीं 7 जून की तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में, वहीं 8 जून की हम बात करें तो विश्व महासागर दिवस, तथा 12 जून को अगर हम बात करें तो विश्व बाल श्रम दिवस, और 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइंस लैंग्वेज कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगर हम बात करें 4 जनवरी की तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर की बात करें तो विश्व बाधिर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 23 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंदिरा गांधी लाइफ एंड नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये जयराम रमेश हैं। कौन है? जयराम रमेश। जयराम रमेश द्वारा लिखी पुस्तकें निम्नलिखित हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी लाइफ एंड नेचर 2017 में, और ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी 2016 में प्रकाशित की गई। वहीं बात करें ग्रीन सिग्नल्स की तो इकोलॉजी ग्रोथ 2015 में की गई थी। अगर हम आपसे पूछें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो दोस्तों इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा? आई डू व्हाट आई डू। क्या? आई डू व्हाट आई डू। अगर हम बात करें पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की तो उन्होंने लिखा आई डू व्हाट आई डू द थर्ड फिल्टर फॉर लाइन्स ऑफ। वहीं हम बात करें जी राजन की तो द थर्ड फिल्टर ऑफ लाइन्स हाउड। वहीं सूर्य प्रकाश की बात करें तो द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉट द ओवर किया। और केपी माथुर की बात करें तो द अनसीन इंदिरा गांधी। अरुंधति राय की बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ अल्टरमेट मोस्ट हैप्पी लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित लिखा गया था, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दोस्तों ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह कथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। नेक्स्ट, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना है, तो दोस्तों घोर और घड़े बायरे थे। कौन? घोर और घेरे बायरे। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे, जिन्हें गुरुदेव कहकर भी पुकारा जाता था। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में नवाजा गया था। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, गोरा तथा घर बायरे आज रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। नेक्स्ट, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वही हम बात करें सरोजिनी नायडू की तो स्वर्णिम दहलीज द बर्ड ऑफ टाइम इन द बार्जर्स ऑफ हैदराबाद के लेखक सरोजिनी नायडू जी हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें शिव खेड़ा या खेरा तो ये फ्रीडम इज नाइट फ्री यू कैन बिन लिव विद हॉनर के लेखक हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद की बात करें तो कर्म योग
ज्ञान योग, भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट के लेखक हैं कौन? महावीर स्वामी विवेकानंद। ट्रांसेंडेंट नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो दोस्तों ये किस पे लिखी गई है? तो ये जवाहर आत्मर सेन के ऊपर लिखी गई है। ट्रांसेंडेंट नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई यह पुस्तक है। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है। इसकी पुस्तक में कलाम के अत्याधुनिक अनुभवों तथा स्वाभाविक रूपों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो दोस्तों यह आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण। आर.के. नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। आर.के. नारायण अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुडी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थान है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने मालगुडी डेज की रचना की है। उनकी अन्य रचनाओं में द डार्क रूप, द माइड माइज, द पेंटर ऑफ साइंस आज प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला हम क्वेश्चन बात करें कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी जे जुड़ी अपनी कहानियां के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव में परिकल्पना की थी? तो दोस्तों आर.के. नारायण। कौन? आर.के. नारायण। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक कार्यों पर आधारित है? तो दोस्तों यह आर.के. नारायण के कार्यों पर आधारित है। अगला हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम्स। कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। इंडिया विंस फ्रीडम्स पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल एवं अल बिलाग समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। कौन कौन? अल हिलाल और अल बिलाल। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2022 में आदम साहस है। नानी ए पाखीवाल बी द पीपल, अरुंधति राय द गॉड स्माइल, थिंग्स आज़ादी अपार, खुशी को घराना, न्याय की गणित आदि पुस्तकों के लेखक हैं। दोल यात्रा त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहारों में आसपास मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? तो दोस्तों यह दशहरा है। दशहरा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। यह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन चलने वाले त्योहार है। दशहरा शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है तथा 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं जो बुराई के अंत को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल या उत्सव है जो मुख्य रूप से डैश राज्य में अत्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। श्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह अपातानी जनजातियों का उत्कृष्ट उत्सव है। यह जनजाति पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातियों समूह में से एक है। ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर खुसनविरी के जीरो वैली के निवास करती हैं। इनका प्रमुख त्योहार मैको दोस्ती और भाईचारे को प्रदर्शित करता है। अगला हम बात करें भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत का प्रसिद्ध संस्कृति मकर संक्रांति दोस्तों यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाने वाला यह प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शीत ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की इस संक्रांति की सब मकर संक्रांति मनाते हैं और लोग घरों में खुशहाली पूर्वक खिचड़ी का आमंत्रण करते हैं और खुशहाल पूर्वक
खिचड़ी खाते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो दोस्तों सिंधु दर्शन भारत के लद्दाख राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो दोस्तों सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 में किया जा रहा है। इस दिन से सिंधु नदी के विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसका आयोजन जून में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला बात करें तो अगला आपके पास क्वेश्चन है, सागा दावा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा उत्सव दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में मोनपाओ द्वारा मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। इस त्योहार के दौरान मोनपा मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने में सागा ढाबा त्योहार मनाने के लिए पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है कि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी चौथे महीने में हुआ था। उन्हें चौथे महीने में निवारण की प्राप्ति हुई थी। इस त्योहार के दौरान एक जुलूस निकाला जाता है जिसे पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक विपरीत की जाती है। उत्सव एक महीने चलता है तथा इस दौरान लोग धर्मार्थ सेवाओं में लगे रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाडुकुमनाथम मंदिर में मनाया जाता है? तो दोस्तों त्रिशूरपुरम एक वार्षिक मंदिर उत्सव है जो त्रिशूर केरल में आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष पूरम के दिन त्रिशूर के वाडुकुमनाथम मंदिर में आयोजित किया जाता है। जब मलयालम वाडुकुमनाथम मंदिर में आयोजित किया जाता है तब मंदिर कैलेंडर के मेदम महीने यानी अप्रैल मई में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। यह भारत के सभी पूर्वों में सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में साजो त्योहार मनाया जाता है। साजो त्योहार भारत के हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह अपने अनोखे रीति रिवाजों, भव्य सांस्कृतिक समारोह और दिखावों के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार में देवताओं को मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जी और हलवा आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। प्रातः काल में प्राकृतिक गर्म झरनों में स्नान के उपरांत कुल देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, पाउल कट देश राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। तो दोस्तों यह मिजोरम में पाउल कट मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? तो दोस्तों यह हार्बिन महोत्सव के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा क्वेश्चन अब कहाँ से है? तो यह है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व की अवधारणा डैश से विनिमय पर आधारित है। तो दोस्तों हास्वन सीमांत से प्रतिस्थापन दर, इससे ये क्या है? आधारित है। अब जान लेते हैं अनधिमान वक्र की अवधारणा हास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दूर के नियम पर आधारित अनधिमान वक्र दो वस्तुओं को एक ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अनधिमान वक्र को तटस्थता को वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों कि अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद डैश श्रम क्या है? तो आप कहेंगे टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद होता है। तो औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटे श्रम होता है। क्या? औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटे श्रम। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद प्रत्येक इनपुट उत्पादन कारक जैसे
श्रम और भूमि द्वारा उत्पादित औसत आउटपुट उत्पादों को संदर्भित करता है। यह कंपनी के लिए परिवर्तनीय इनपुट के विशेष संयोजन के साथ उत्पादित कुल आउटपुट को मापने का एक तरीका है। जैसे कि हम औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे श्रम को रख सकते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में दो अनुदिमान वक्र क्या है? तो दोस्तों, यह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। उपभोक्ता व्यवहार में सिद्धांत के अनुसार दो अनुदिमान वक्र एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं और यही असमानता उपभोक्ता का बजट संबंध कहलाता है। अगर हम बात करें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यह निर्णय किया जाता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। और दूसरा कह सकते हैं कि एक अधिमान वक्र उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला मंडलों को जिनको उपभोक्ता तटस्थता समझता है और जोड़ता है। नेक्स्ट, अगला बात करें औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को डैश कहा जाता है। तो ये औसत लागत कहा जाता है। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को हम औसत लागत कहते हैं। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को हम क्या बोलते हैं? औसत लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह उस वक्र को क्या कहा जाता है जो उन सभी विभेदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थता समझता है। तो दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अधिमान वक्र। क्या बोलते हैं? अनुदिमान वक्र। क्या अनुदिमान वक्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुदिमान वक्र दो वस्तुओं को एक ऐसे संयोगों का ग्राफिक निरूपण है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। यह वक्र उन सभी मंडलों को प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं का जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थता समझता है। अनुदिमान वक्र को तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, इनमें से किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु उपभोक्ता को प्राप्त करने वाली उपभोक्ता सामग्री के समान संतुष्टि प्रदान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम y को गुड्स मान लें और यहाँ पे भी गुड्स मान लें, ये तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक ग्राफ हमारा आएगा I1 का, दूसरा I2 का और तीसरा I3 का। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत संतुलन मूल्य कुल वृद्धि और स्वास्थ्य व्यय पर में आधारित व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, यह निर्गत गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गत गुण। अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत निर्गत में संतुलन मूल्य कुल वृद्धि और स्वास्थ्य व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को समष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमी के निर्गत गुणक कहा जाता है। आगे, उन सभी मंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय खरीद सकता है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे हम बजट स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट स्टेट। बजट स्टेट उन सभी मंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी खरीद सकता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोक्ता करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं। इसे कहा जाता है, तो दोस्तों, इसे कहते हैं हर्समान सीमांत उपयोगिता। हर्समान सीमांत उपयोगिता के नियमानुसार जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। किसी उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई में उपयोग में प्राप्त उपयोगिता में परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो दोस्तों, यह 2 घंटे पहले होता है। आगे हम बात करें, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका मन्नार के पृथक से करता है? तो दोस्तों, यह पाक का जल डमरू मध्य है जो श्रीलंका
और तमिलनाडु को अलग करता है। अगर हम और थोड़ा बात कर लें तो पाक जल डमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। वहीं सुंडा जल डमरू मध्य की बात करें तो सुमात्रा और जावा को अलग करता है। और बास जल डमरू मध्य की बात करें तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है। वहीं हडसन जल डमरू मध्य की बात करें तो हडसन जल डमरू मध्य हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को अलग करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी भूमध्य तट रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य की है? तो दोस्तों यह गुजरात राज्य की है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है। भारत में सबसे लंबी भूतट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई भूतट रेखा वाले शीर्ष 4 राज्यों में से है। जैसे गुजरात की बात करें तो 12,214.7 किलोमीटर की साझा करता है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 974 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। और तमिलनाडु की बात करें तो 960.90 किलोमीटर की साझा दूरी करता है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 652.6 किलोमीटर की दूरी जल तट से साझा करता है। वहीं अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती? तो दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा व मिजोरम शामिल हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो दोस्तों ये जो पंजाब कहाँ गया, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों राज्य कहाँ से सटे हुए हैं? तो ये पाकिस्तान से। लेकिन हरियाणा राज्य जो है यह पंजाब राज्य पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है। अगर हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य यूटी, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, ये संयुक्त राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, यूनाइटेड टेरिटरीज। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा विभाजन रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मानक यमोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सी उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो दोस्तों बिहार राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीनों हैं लेकिन बिहार नहीं है। बिहार राज्य भारतीय मानक यमोत्तर रेखा से संबंधित नहीं है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इलाहाबाद में नैनी के निकट से गुजरती है को मानक समय कहा गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यमोत्तर रेखा कहते हैं। यह निम्न 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो आप जा सकते हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से। हमारी क्या है? बिहार की यमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री से पूर्वोत्तर देशांतर से निकलती है। अगला हम बात करें, इनमें से किस भारतीय राज्य सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य से जुड़ी हैं। सिक्किम जो राज्य है चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन से दक्षिण पूर्व में भूटान तथा पश्चिम नेपाल में देशों से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। सिक्किम की यह राजधानी गंगटोक में, कहाँ पे? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल में से नहीं जुड़ी है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य की सीमा नहीं जुड़ी है। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं वह झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि त्रिपुरा अपनी सीमा नेपाल से साझा नहीं करता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्य से स्पर्श करते हैं। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दक्षिण भारत मध्य प्रदेश में है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्व में बिहार से स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में साझा करती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यह बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो दोस्तों ये जो लुबलक है ये एक भिन्न है, क्योंकि मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून ये एक प्रकार की ग्रह है, लेकिन लुबलक क्या है, एक ग्रह नहीं है। लुबलक सीरियस सबसे भिन्न है। लुबलक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस ए सूर्य के दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महाश्वास तारा में मंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयोनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला। नेबुला निहारिका अंतराकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतराकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन और गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित हो। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। नेक्स्ट, एंड्रोमा क्या है? तो एंड्रोमा एक प्रकार का मिल्की वे है, किसी पड़ोसी आकाशगंगा का। तो एंड्रोमा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं जिसमें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो दोस्तों एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है मिल्की वे के सबसे करीब है। अगर हम बात करें जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज, गैलीलियन के चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप कहेंगे 4 है। कितना? 4। जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोजी गैलीलियो चंद्रमायान की संख्या 4 जुलाई को बताई गई। बृहस्पति के उपग्रह इस प्रकार हैं: गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टा तथा सभी उपग्रहों में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के बाद वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो दोस्तों ये किस तरीके से दर्शाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुग्ध मेलखा मिल्की वे आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह है जो हमारा सौरमंडल दुग्ध मेलखा यानी मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेलखा को सर्पिलाकार यानी घुमावदार कुंडली आकृति में दर्शाया है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के दौरान नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। तो दोस्तों उर्वशी मेजर क्या कहता है? उर्वशी मेजर। उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाली ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्वशी मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इससे सप्तऋषि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो चौकोर और तिरछी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तारों को यह समूह सामान्यतः फाल्गुन क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो दोस्तों ये जो समुद्र है ये एक प्रकार का खगोलीय पिंड नहीं है। सूर्य, तारे, ग्रह ये एक खगोलीय पिंड है, लेकिन समुद्र हमारी पृथ्वी पर रहता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान है वो खगोलीय पिंड है के रूप में है जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र, पृथ्वी, उपस्थित जल एक विशाल स्रोत है। नेक्स्ट, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो दोस्तों यह जो तारा है यह खगोलीय पिंड पृथ्वी में से रात के समय चमकता दिखाई पड़ता है। रात्रि के समय स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले खगोलीय पिंड तारा, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट, शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द डैश से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का यूनानी शब्द है। कैसा? यूनानी। कॉमेट शब्द यूनानी भाषा से आया है जिसका तात्पर्य लंबी पूंछ वाले तारे से है।
राजस्थान राजस्थान राज्य को उसकी खोई गई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों यह मुनक नहर से। किस नहर से? मुनक नहर से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम संविधान से कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे उठा लेते हैं। तो भारत के संविधान सभा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने दिया था। कौन? एम.एन. रॉय। संविधान सभा भारत में का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने सन 1934 में दिया गया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वहीं 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां शामिल थीं। आगे, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। आगे हम बात करते हैं 1974 से पहले भारत जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को हम किस रूप में जानते थे? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते थे। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिक चुनौती प्रणाली कम्युनल इलेक्ट्रिक सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों यह मार्ले-मिंटो रिपोर्ट्स यानी मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अधिनियम के द्वारा शुरुआत किया गया। 1909 के अधिनियम में मार्ले-मिंटो सुधार उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचक के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक व्यवस्था निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया, प्रतिनिधित्व प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो दोस्तों यह केशवानंद भारतीवाद। कौन? केशवानंद भारतीवाद। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों के पीठ के न्याय कहा। यह संसद संविधान के संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षत पहुंचाते हुए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे में को क्षत पहुंचता है तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द किया जाएगा। संविधान संरचना के मूलभूत तत्व में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा,
को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस कार्यकाल पर 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप में पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल की गई। संविधान में स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो दोस्तों, यह विनियम अधिनियम 1973। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केप ऑफ गुड यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप का उत्तमाशा अंद्रद्वीप कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप होकर ही भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो ये कब? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, 1612 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1600 में। कब? 1600 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें देश कहा जाता था, क्या प्रेसिडेंसी कहा जाता था? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों मिला को हम प्रेसिडेंसी के रूप में जानते थे। भारत के वर्तमान प्रांत, जिन्हें पूर्व काल में भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी बॉम्बे के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाग थे। इनका अस्तित्व 1612 से 1947 के मध्य रहा, जिसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का प्रमुखता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, यह सूरत में की गई थी। भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई। सन 1611 में कैप्टन मिडलटन ने पुर्तगाली की जहाजी बेड़े पर प्रयास किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत के अस्थायी कारखाना में स्थापित कर अनुमानित किया। अब बात करते हैं, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेजा। तो दोस्तों, कब भेजा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरब व्यापारियों ने लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बंदरगाहों के मध्य में भारतीय वस्तुकला का यूरोप व्यापार से किया। 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण किया, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस नहर में भारत व यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर तक घटा दिया। अब मराठों का उदय एवं विकास हम थोड़ा देख लेते हैं। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। तो दोस्तों, ये जो संभाजी महाराज थे,
कौन थे? संभाजी महाराज। ये शिवाजी राजा राम जी के भाई थे और शिवाजी के पुत्र थे। इनके विद्रोह में बैठे थे किसके खिलाफ? तो ये मुगलों के खिलाफ। शिवाजी की मृत्यु 13 अप्रैल 1680। हाँ, शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में को हो गई। शिवाजी ने चूंकि शिवाजी अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद अनवेदित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की 2 मुख्य पत्नियां थीं, सोराबाई और सईबाई निम्बाकर। शिवाजी का सईबाई निलंबकर से उत्पन्न पुत्र का नाम संभाजी था, जबकि सोराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम राजाराम था। सोयराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजाराम को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु संभाजी के बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। फलतः दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः संभाजी विजयी रहे और 20 जुलाई 1680 में को सिंहासन रूढ़ हुए। नेक्स्ट, शिवाजी ने 1660 में के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीतिक सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो दोस्तों, यह गुरिल्ला युद्ध किया था। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शहाजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन उनकी माता जीजाबाई और गुरु संरक्षक दादाजी गोंडदेव के व्यक्तिगत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाई। इन्होंने 1600 ईस्वी में दशक में नई युद्ध शैली को जन्म दिया, जिसे गुरिल्ला रणनीति छापामार नीति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, शिवाजी का जन्म शिवनेरी जिले में हुआ था। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च के प्रमुख रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद नियुक्त किए थे। तो कौन क्या था? तो दोस्तों, यह शिवाजी महाराज के थे। कौन से? तो शिवाजी महाराज। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा।